वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है ये होली चैनल फुली ऑन जो है यूपीएससी के लिए है। तो अभी हमारा जो इनिशिएटिव चल रहा है वो न्यूज़ एनालिसिस के लिए है। लेटर ऑन हम नए नए इनिशिएटिव्स जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से चाहिए होगा हमें नीडेड, उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कल हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि हमने दो न्यूज़पेपर को मर्ज करके हिंदू और एनालिसिस पे इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ को लेके आए थे। ठीक है, आप में से कुछ लोगों ने जो है सही बोला, कुछ लोगों ने इसको मना किया। देखिए, मैं एग्री करती हूँ इस बात से कि हिंदू बायस्ड रहता है, इसीलिए इसका एक बहुत बड़ा ये रीज़न है मेरा हिंदू से इंडियन एक्सप्रेस शिफ्ट होने के लिए। मैं खुद हिंदू की बहुत बड़ी एक फॉलोअर रही हूँ। 2000 नियरली आप मान लीजिए 17 से मैं 20 तक फॉलोअर थी, हिंदू ही पढ़ती थी मैं डेली। ठीक है, कॉलेज टाइम से ही काफ़ी यूज टू थी मैं इसके लिए। बट फिर मेरे को समझ में आया कि ये काफ़ी बायस्ड है गवर्नमेंट के, और क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस का मुझे एक्सपीरियंस नहीं था उस समय, और लेटर ऑन मैंने एक्सप्रेस रीड करना शुरू किया तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि कितना डिफरेंस है एक एक पॉइंट्स का एनालिसिस करने का। ठीक है, तो इस बात से, इस पॉइंट से तो मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ जो आप कह रहे हो कि हिंदू बायस्ड रहता है। ठीक है, चीज़ों को पता है कैसे करते हैं ये लोग। जैसे आप कभी भी आर्टिकल पढ़ना, लैंग्वेज तो टफ रहती है, नो डाउट वो है, लेकिन आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो जाती है। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन ना ये जैसे मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई आर्टिकल आया है, ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस पता क्या करेगा, आपको डेटा के साथ बता देगा कि भैया अनएम्प्लॉयमेंट है और पहले इस तरीके से था, और सेक्टर वाइज रूरल में इतना है, अर्बन में इतना है, वुमेंस का पार्टिसिपेशन इतना कम है। ठीक है, हमें यहाँ काम करने की ज़रूरत है। लेकिन हिंदू में पता कैसे होगा कि नहीं, पहले से ग्रोथ बढ़ी है, पहले से अच्छा है, थोड़ा और हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा जो है बायस दिखता है ऑल दो। लेकिन पता क्या है, हमारे यूपीएससी में जैसे जो मेंस आंसर लिखोगे ना, अब एकदम हम जो है एक्टिविस्ट तो नहीं है ना, हमें ब्यूरोक्रेट बनना है, तो हम भले हमारे पता है कि हमारी गवर्नमेंट की क्या क्या कमियां हैं, तो हमें कमियों को भी बहुत स्मार्टली लिखना है, स्मार्टली दिखाना है ना, पूरी तरीके से क्रिटिसाइज़ ना हो जाए। कमियां बतानी है, लेकिन उसके साथ पॉजिटिवली हमें उसके लिए जो सोल्यूशन है वो भी बताना है, जो चीज़ आपका इंडियन एक्सप्रेस करता है ना। तो ये बात मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ। और लेकिन आप बिल्कुल बताइएगा। देखिए, मेरा मानना है कि मैं एडिटोरियल जो है हिंदू का नहीं लूँगी। जो अगर मुझे लगा कि कोई आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने एक्सप्रेस में कवर नहीं किया और नया इशू है, या उसको जो है हमारे एग्ज़ाम पर पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू में पता है एक इशू ये भी है ना कि आर्टिकल देख के ना बहुत सारे इशू आपको ज़्यादातर पॉलिटिकल बेस दिखेगा, आप अपना व्यू बढ़ाने के लिए हिंदू देख सकते हो। लेकिन एक्सप्रेस में ना बहुत सारे आर्टिकल्स, मेजॉरिटी आर्टिकल्स ऐसा लगेगा आपको जैसे कि ये आपके एग्जाम के लिए ही है। जैसे मैंने उस दिन वीडियो बनाई थी GS2 के पेपर के ऊपर, लिटरली बता रही हूँ, इंडियन एक्सप्रेस के टाइटल और आर्टिकल से सीधा सीधा आपके पास क्वेश्चन आता है। और कॉम्प्रीहेंशन में भी देखना, आप कॉम्प्रीहेंशन में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, लेकिन मेरा जो आइडिया है वो ये है कि हम मर्ज करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ हमारे इंडियन एक्सप्रेस में नहीं है और हमें वहाँ से मिल रहा है, तो एटलीस्ट हम एक ग्लांस दे देंगे। ठीक है, इसलिए हम उसका यूज़ करेंगे। और इसके साथ साथ जो है एक और चीज़ जो है, आज वैसे देखिए न्यूज़पेपर वैसे कम है, न्यूज़ आर्टिकल्स। और दूसरी चीज़, मैं शाम को कल भी रिकॉर्ड लेट हुआ था। देखिए, कल तो कुछ और रीज़न था, लेकिन आज जेन्यून रीज़न ये है क्योंकि सुबह से यहाँ लाइट नहीं है। देखिए, सुबह 8 बजे की गई हुई लाइट अभी 4:30 बजे आई है, ऊपर से फिर लाइट आई तो वाईफाई काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए मुझे बहुत लेट रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और आपको भी मिल जाएगी वीडियो 6, सवा 6 के आसपास। ठीक है, तो प्लीज़ कॉपरेट विद मी। देखिए, मैं इतना श्योरिटी दूंगी कि वीडियो लेट हो जाएगी लेकिन कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, या वीडियो या चैनल बंद नहीं होगा, इस चीज़ की प्रॉमिस मैं कर रही हूँ। ठीक है, और मैं एक छोटा सा इनिशिएटिव मैं चाह रही थी कि जैसे हम क्या करेंगे, डेली क्या होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 2 दिन पहले हमने कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस किए थे, आपको याद भी नहीं होगा। ये आपके साथ नहीं, ये सबके साथ है, ये मेरे साथ, सब सारे एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि हम पूरे दिन में इतना पढ़ते हैं ना, कभी GS, कभी ऑप्शनल, बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती है, CSET है ना, तो हम भूल जाते हैं और ह्यूमन टेंडेंसी है। तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना जस्ट 2 से 5 मिनट के बीच में एक बार आर्टिकल शुरू करने से पहले, क्योंकि आज वैसे भी है ना 2-3 ही आर्टिकल है। एक तो ये NGT पे है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें चैलेंजेस बताएं। और अभी आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है USA के विजिट पे गए हुए थे, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ अच्छी सी डील हो के आए। ऑल्दो डील के बारे में तो बहुत ब्रीफली इसमें नहीं बताया,
लेकिन मिस्टर राजा मोहन जो हैं ये बता रहे हैं कि किस तरीके से यूएसए के साथ इस एनडीए गवर्नमेंट का जो टाइप है वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आने वाले टाइम के लिए, है ना। और बीच में जो गवर्नमेंट थी, क्योंकि पहले जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे ना 1950 के बाद से, हमने 1970 तक यूएसए पे बेस्ड ज़्यादा थे हम, लेकिन 70 के बाद से 90 तक ना हमारे डिपेंडेंसी रशिया की तरफ से ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है 2 से 3 डेकेड इंडिया अमेरिका से जो टेक्नोलॉजी रिसीव करनी थी ना उससे लैक हो गया, ठीक है। ऑल्दो रशिया भी अच्छा खासा था, लेकिन एज़ कम्पेयर यूएसए से रशिया इतना एडवांस नहीं थी उसकी टेक्नोलॉजी। और आपको पता है 1990 के टाइम पे यूएसएसआर अपने खुद के जो है इशू से जूझ रहा था, है ना, उसके खुद के कोल्ड वॉर से। तो वहाँ पे एक थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री का बताया है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। और एक लास्ट आर्टिकल यहाँ पे अभी इसरो ने प्लान किया है 2028 तक जो है वो वीनस पे अपना जो मिशन है वो लॉन्च करेगा, उसके बारे में है। बाकी ऐसा जो है इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। और एक आर्टिकल ये है कि जो लापता मूवी है उसको ऑस्कर का अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया, ऑल्दो ये हिंदू में भी कल भी था, मैं बताना भूल गई, ठीक है। और तो शुरू करते हैं। और इससे पहले मेरे को ये चीज़ बतानी थी 1 बाय 1 आर्टिकल से पहले कि हम 5 मिनट, है ना, 5 मिनट मिनिमम, 5 मिनट या फिर मैक्सिमम 5 मिनट, 2 से 5 मिनट के अंडर में हम एक बार रिकैप कर लेते कि हमने कल क्या डिस्कस किया था। जो पीडीएफ था उसी से ही एक बार गो थ्रू कर लेंगे, है ना, ठीक है। देखिए ये कल हमने आर्टिकल पढ़ा था, अनुराग कुमारा जो है अभी ये प्रेसिडेंट बन गए, तो मैंने बताया था आपको प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, श्रीलंका वर्सेस इंडिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने कल ये 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप एक बार ऑल्सो मेन में आ चुका है, मेंस में, प्री में आ सकता है, वापस रिपीट तो होगा नहीं, मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रीलिम्स के हिसाब से आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि अगर कोई पर्सन जो है अपने फ़ोन में एज अ स्टोरेज भी रखता है तो पोर्नोग्राफी के अंडर आएगा, ये केस फाइल होगा अंडर द सेक्शन ऑफ 15 ऑफ पॉक्सो एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे रूल्स को थोड़ा और स्ट्रिक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और इसके अलावा यहाँ पे डेंगू का केस देखा हमने, बहुत ज़्यादा सीवियरली बढ़ता जा रहा है। इसका जो है डेंगू होता है मेनली आपका ये एडिस एगिप्टी मॉस्क्यूटो के द्वारा होता है, ठीक है। और यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा सदर्न जो अमेरिका है वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर रीज़न बात करोगे तो अर्बनाइजेशन है, क्योंकि अर्बनाइजेशन में बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड विंड का फ्लो और पानी की जो स्टेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा बने रहने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है एक इशू देखने को मिलता है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे माना जा रहा है मॉस्किटो इंक्रीज़ होने का, और मोमेंट ऑफ पीपल, जब लोग एक दूसरे से दूसरी जगह जो माइग्रेट होते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ से ये वायरल फीवर जो है वायरल, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है ये, तो वायरल तो हमेशा स्प्रेड होता है, और इट्स काइंड ऑफ लाइक जिका और चिकनगुनिया की तरह, ठीक है। और इसके अलावा देखिए अभी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ऑल्दो हमारे पास इंडिया के पास खुद का इंडिजीनियस वैक्सीन नहीं है, याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट इस पर काम कर रहा है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी के साथ। एलर्जी ये यूएसए की कंपनी है। ऑल्दो अभी हम जो है WHO के द्वारा रिकमेंड किया हुआ सेनोफी डेंगवासिया और टेकेडा डी क्यू डेंगा करके है, ऑल्दो ये वाला जो वैक्सीन है अभी इंडिया में अप्रूव नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो और ये है। इसके अलावा एक आर्टिकल हमने ये देखा था कि साउथ अमेरिका में जो है अभी फॉरेस्ट फायर बहुत तेज़ी से देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 60% रीजन जो है काफ़ी बर्न हो चुका है, स्पेसिफिकली ब्राज़ील का एरिया। और यहाँ पे अगर मेनली ब्राज़ील में देखोगे तो 3 लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है आपका एक तो अमेजॉन बेसिन, इसके अलावा सेरेडो जो कि वर्ल्ड का मोस्ट बायोडाइवर्सिटी सवाना ग्रासलैंड है और इसके अलावा पेंटर्नल वेटलैंड है, ठीक है। तो ये लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमने ये लोकेशन देखा था ब्राज़ील सेरेडो, और यहाँ पे ये पेंटोना, ये वाला ब्लू वाला एरिया पेंटोनल वाला आ जाता है, ठीक है। ये मेन आर्टिकल था कल। इसके अलावा हमने हिंदू में डिस्कस किया था फसाई के बारे में, जो लड्डू वाला केस चल रहा है। फसाई के बारे में, फसाई जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट है इसका 2006 के अंडर में आता है ये, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, चेयरपर्सन है इसके साथ 22 मेंबर्स हैं, इसमें 1/3 ऑफ द मेंबर वुमेन होनी चाहिए। इसका मेन रोल जो है फूड रेगुलेट करना, उसके मैन्युफैक्चर, उसके स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट के बारे में कुछ इनिशिएटिव्स फसाई ने निकाला है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स ऑन 5 सिग्निफिकेंट पैरामीटर ऑफ फूड सेफ्टी, ईट राइट ईट इंडिया मूवमेंट, और हार्ट अटैक रिवाइंड करके भी एक मूवमेंट चलाया था इसने, ठीक है। कुछ इनिशिएटिव है जैसे कि ईट राइट इंडिया मूवमेंट
गवर्नमेंट ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन, ठीक है। इसके अलावा जो है फूड सेफ्टी मित्रा, फूड हाइजीन रेटिंग स्कीम, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। ये मेंस के लिए आपको ये नाम याद रखने होंगे, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो ये मेन केस था। इसके अलावा यहाँ पे अमीबिया का था, ब्रेन ईटिंग जो अमीबिया है जिसका नाम हम बोलते हैं, ये है आपका एक मिनट, ये नाम एक मिनट, यहाँ पे ये नाम नेगेलरिया फाउलरी करके है ये, ठीक है। तो ये एक था मेन जो अमीबा है। और इसके अलावा एक एम पॉक्स का देखा था, ठीक है। इसका एम पॉक्स का यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। एम पॉक्स किससे होता है, बाय द वे वैसे होता तो ये वाया एनिमल से है, लेकिन मैन टू मैन भी ये स्प्रेड होता है। जोनाटिक डिजीज़ है ये, ठीक है। जोनाटिक की स्पेशलिटी होती है, ये एनिमल से ह्यूमन में भी जाती है, ठीक है। और ये जो मॉन्की पॉक्स है ये जूनोटिक वायरल से हो रहा है, ठीक है। और सबसे पहले डेनमार्क में देखा गया था। और इसके अलावा यहाँ पे वैक्सीन जो है अगर आप बात करोगे तो अभी तक कोई इस्टेब्लिश तो नहीं हुआ है क्योर के लिए, लेकिन अभी हम स्मॉल वैक्सीन जो स्मॉल पॉक्स में यूज़ होने वाले वैक्सीन है उसको यूज़ करते हैं। MVABN वैक्सीन अप्रूव्ड बाय द यूरोपियन यूनियन। LC16 है वैक्सीन अप्रूव्ड बाय जापान। ऑर्थोपॉक्स वैक जो कि रशिया के द्वारा है। क्लैड 1 क्लैड 2 कैटेगरी है। क्लैड 2 ज़्यादा आउटब्रेक 2022 में देखा गया था। क्लैड 1 जो है मेनली सिवियर डिजीज़ कॉज करता है, सबसे ज़्यादा डेंजर है क्लैड 1, ठीक है। और ठीक ये था मोटा मोटा एक। और इसके अलावा यहाँ पे हमने कोडिटियम स्टाइल करके था, जिसके बेसिस पे यंगस्टर्स जो है मेजर ऑफ डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म में दिखा रहे हैं। दैट चकोला कोडियाटम स्टाइल, ठीक है। और भी स्टाइल्स हैं इसमें जैसे कि चिफली, कलर, पनुक्वेल स्टाइल, अमानूर स्टाइल, ठीक है। इसके अलावा ये सारे हो गए। और इसके अलावा जो है एक बार ये ग्लोबल समिट हुआ था जिसमें अभी एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर जब US गए थे अभी, तो वहाँ पे एक मेन जो हमारे लिए याद रखने बात है वो ये है कि UN के समिट फ्यूचर्स कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, UN समिट ऑफ द फ्यूचर कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, स्टेटमेंट में। और इसके अलावा आर्टिकल्स और आई थिंक होप्स हो गया। हाँ, ये म्यूल्स के बारे में मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा है म्यूल्स के बारे में। देखिए ये रहा लापता वाला, मैंने कहा ना कल हमने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। लापता को ऑस्कर मिला है नॉमिनी, तो नॉमिनी हुआ है, अभी मिला नहीं है, नॉमिनी हुआ है, तो नॉमिनी होना ही बहुत बड़ी बात है। और आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम मिले तो वीकेंड में आप प्लीज़ एक बार, आई थिंक यूट्यूब में मिल जाएगा, अगर यूट्यूब में नहीं है तो आप एक बार फ्रेंड्स वगैरह से पूछेगा, कोई भी अगर सब्सक्रिप्शन रखता हो नेटफ्लिक्स का, तो नेटफ्लिक्स पे है ये, ठीक है। लापता बहुत ही अच्छी शानदार मूवी है, आप सभी को देखना चाहिए, ठीक है। तो और इसके अलावा यहाँ पे एक मेन जो है फिजॉर्ड के बारे में था, डिक्सन फिजॉर्ड जो कि ग्रीनलैंड में है, आइस कैप, ठीक है। इसके कुछ जो फिजॉर्ड है खुद एक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो कि ग्लेशियर्स में इरोड वैली में बनता है ये, ठीक है। जब सी में जब ये आइस ग्लेशियर्स गिरते हैं तो ये यू शेप्ड से वैली बना देती हैं, ठीक है। और ये ऑल्दो देखिए ये बहुत बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन था, ठीक है, मैसिव ग्रीनलैंड लैंडस्लाइड का, ठीक है। और यहाँ पे हमने राइनोस के बारे में पढ़ा था कि इंक्रीमेंट हो रहे हैं, और ये फिजॉर्ड की मैपिंग है। और यहाँ पे राइनोस के ये टाइप्स ऑफ राइनोस, फाइट है, ग्रेट वन आयरन है, ब्लैक जावान और सुमात्रा। अभी जो इंडिया में हमें मिलता वन आयरन है जो कि वल्नरेबल सेक्शन में है, और वाइट राइनो जो अभी नंबर बड़ा है, नियर थ्रेटेंड है, ठीक है। और हमारे इंडिया में 2005 में जो है वन राइनोस का प्रोजेक्ट चला था। तो ये ओवरऑल कल का आर्टिकल था। हम नेक्स्ट चलते हैं आज के आर्टिकल पे, ठीक है। तो आज के आर्टिकल में देखिए क्या है, राइटर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि देखिए अभी ना एक एफिडेविट फाइल हुआ था CPCB के लिए, कि ये बोला गया कि भैया जो आपका सेंट्रल बोर्ड कंट्रोल है जिसके अंडर में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्नॉलेज होता है, ये खुद में एक जो NGTB है, ये रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। एक्चुअली इसमें ये बोला गया है कि पिछले कुछ टाइम से स्टडीज़ बात हुई है कि जितने भी पोल्यूशन हुए हैं इंडिया में उसकी वजह से हेल्थ और इकोनॉमी दोनों ही इम्पैक्ट हुई हैं। स्पेसिफिकली इस पोल्यूशन से बैड एयर, बैड क्वालिटी वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट का सही तरीके से ट्रीटमेंट ना होना बिग सिटीज़ में बहुत बड़ा इश्यूज देखा गया है। और स्पेसिफिकली टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ पे एफिडेविट फाइल हुआ, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे भी, और जो स्टेट कंट्रोल बोर्ड है इन पे भी क्वेश्चन मार्क लगाया कि ये काम क्यों नहीं करते हैं सही तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे SEMPB, SPB, CB पे भी काम हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन लगा है। ऑल्दो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि अगर आप नेशनल कैपिटल रीजन की बात करो
तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि 54% तो ऐसा है कि यहाँ पे जो रीजनल कैपिटल में इन अथॉरिटीज़ में जो ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं ना, उनमें मेनली सीट तो यहाँ पे वैकेंट है। अगर आप बात करोगे एसपीसीबी की, तो ये बना था 1974 में, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट के तहत 1974 में बना था। ठीक है, ऑल्दो इसका मेन काम क्या था, तो एक्सटेंड टू टेकलिंग द एयर एंड नॉइस पोल्यूशन एंड मैनेजिंग हैजार्डस वेस्ट के बारे में था। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे जैसे आपको पता है, जब से हमारी इकोनॉमी लिबरलाइज हुई है तब से हमारे जो है इकोनॉमिकल चेंजेस बहुत ड्रास्टिकली हुए हैं। नए नए इक्विपमेंट्स, नए नए टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ें, अडॉप्टेशन, उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमी और इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम भी होगी। तो यहाँ पे एसपीसीबी को भी अपनी पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग, सैंक्शंस उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन अक्सर देखा गया है कि यहाँ पे ये चीज़ें उतनी ही ढीली होती जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर 1990 के बाद देखोगे तो हमारी इकोनॉमी कैसे थी, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसमें बाहर की मल्टी लेवल की कंपनीज, MNCs आएंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि उसके हिसाब से यहाँ पे प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, माइग्रेट पीपल भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन बॉडी कौन है जो कि पोल्यूशन कंट्रोल को काम करता है स्टेट लेवल पे, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि अगर आप बात करोगे ना, कुछ टाइम से यहाँ पे जो भी वैकेंट इनकी पोस्ट है उस पर काम करने वाले जो ऑफिसर्स हैं ना, एक तो वो सिविल ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या ये नॉर्मल ऑफिसर्स होते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं ना, उनकी जैसे नॉलेज उनमें नहीं होती है। तो क्या होता है कि उनके रिगार्डिंग जब पॉलिसीज़ भी बनती है ना, तो वो पॉलिसीज़ भी वैसे ही होती है, शैलो होती है। फॉर एग्जांपल आप अपना मान लिए, हम अभी ब्यूरोक्रेट बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके बाद आपसे 20-22 साल बाद जो है आपसे बताया जाए कि इन्वायरमेंट के बारे में बताए, ठीक है, या फिर आप जो है पर्टिकुलर एक इशू के बारे में बताइए, और आप उस पर एक्सपर्ट नहीं होते। कि एक्सपर्ट अलग होता है, एक जनरलाइज अलग होता है। अभी आप जनरलाइज के बेसिस पे स्टडीज़ कर रहे हो। एक्सपर्ट में क्या होता है कि पर्सन उसी में उन्होंने बहुत डीप स्टडी करी होती है, अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया होता है, उन्हें खुद इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है, उनका बैकग्राउंड भी उसी में होता है ना। तो वो एक अलग एनालाइज करते हैं, एक जनरलाइज पर्सन एक अलग तरीके से एनालाइज करता है। तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि सबसे बड़ा रीज़न यही है कि सिविल ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वही मेजरली इनके CPCB में और SPCB में मेंबर्स होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है ऐसा वैसा एड्रेस नहीं किया जा रहा जिस तरीके से यहाँ पे टेक्निकली एड्रेस किया जाना चाहिए। और ये इशू अभी नहीं, ये काफ़ी डेकेड से ये चीज़ें बनती आ रही हैं। ठीक है, चाहे यहाँ पे सेंटर की बात हो या स्टेट की बात हो, यहाँ पे चाहे एम्बिशियस क्लीन वाटर का हो, वेस्ट मैनेजमेंट का हो, वाटर क्वालिटी इंप्रूवमेंट का हो, ये सारे प्रोजेक्ट्स वैसे ही चाहे स्टेट और सेंट्रल लेवल में यहाँ पे अटेंशन इतना नहीं दिया जा रहा। और ऊपर से यहाँ पे क्या होता है, जो ऑफिसर्स होते हैं वो 3 साल के टेन्योर के लिए होते हैं, 3 से 5 साल के टेन्योर के लिए होते हैं, और फिर वो ऑफिसर शिफ्ट हो जाते हैं, या तो उनका हायर अपर में पोस्टिंग शिफ्ट हो जाती है। तो क्या होता है कि या फिर वो रिटायर हो जाते हैं। तो क्या होता है कि बहुत कम स्पैन ऑफ टाइम में NCB यानी आपका जो ये SPCB या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या CPCB जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, इनका जो रोल होता है ना वो बहुत कम टाइम के लिए होता है। तो कम टाइम में, कम स्पैन ऑफ टाइम में एक ऑफिसर बहुत बड़ा एक चैलेंज या बहुत बड़ा इशू को टैकल नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये जो है कुछ कमियां यहाँ पे राइटर ओवरऑल इस आर्टिकल में बता रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ज़रूरत है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ना। ठीक है, जो कि खुद की एक रेगुलेटरी बॉडी है CPCB के अंडर में। CPCB के बारे में हमें पढ़ना है, SPCB के बारे में पढ़ना है। ऑल्दो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्वेश्चंस प्री में आ चुका है बहुत बार। NGT जो है मेंस के लिए तो है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बेसिक्स पढ़ लीजिएगा, CPCB के बारे में बेसिक्स पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ये आपको मिल जाएगा जो हमारी वो बुक है, कौन सी है, इन्वायरमेंट की। मैंने इसलिए ऐड नहीं करा क्योंकि आप इस बहाने आप अपनी इन्वायरमेंट की बुक में जो धूल चढ़ी हुई है वो तो उठाओगे ना। आप उठाइए शंकर, आई होप आप सभी के पास शंकर की बुक होगी। आप पोल्यूशन वाले चैप्टर में जाना और उसमें मिल जाएगा आपको ये तीनों टॉपिक। आपको NGT मिल जाएगा, आपको CPCB, SPCB तीनों मिल जाएंगे। उसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं बुलेट पॉइंट्स में, वो आप एक बार रिवाइज करिएगा। ठीक है, और अपने PYQ सॉल्व करिएगा। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे टेक डिप्लोमेसी 4.0 की बात हो रही है। क्या है, आपको पता है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हैं अभी USA के विजिट पे हैं, अभी क्वाड की समिट भी हुई है, और यहाँ पे ये भी उम्मीद करी जा रही थी कि जॉय बाइडेन से मिलकर जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं एक अच्छी डील लेके आएंगे, और होप सो यहाँ पे डील हुई भी है। ठीक है, ऑल्दो यहाँ डील के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन एक ब्रीफ बताया है मोटा मोटा कि यहाँ पे मेनली जो है बात चली है सेमीकंडक्टर के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में, क्लीन एनर्जी टू क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में, स्मॉल मॉड्यूलर
न्यूक्लियर रिएक्टर टू रोबोटिक्स के बारे में पता चली है, जो चीज़ आपको सिविलियन से लेकर मिलिट्री एप्लीकेशंस तक जो है हेल्पफुल रहेगी। और आपको पता है जैसे म्यूल, अभी रोबोट हमने कल ही डिस्कस किया था, अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था कि म्यूल जैसे रोबोट्स का यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं, हम आर्मी के हाई एल्टीट्यूड में कर रहे हैं, ले वगैरह रीजन्स में कर रहे हैं, जो नियरली 16,000 किलोमीटर सी लेवल से अपर एरिया में होता है ना। तो इस तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी बनाने वाले कंट्रीज़ के साथ टाई अप करना हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा। और आपको पता है कि यूएसए तो कितना एडवांस टेक्नोलॉजी में है इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर एक चीज़ हिस्ट्री थोड़ा सा बता रहे हैं कि देखिए ये पहली बार नहीं है कि हम जो है यूएसए के साथ इस तरीके से जो है नेशनल स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी में टेक्नोलॉजी पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। ये पहले भी हो चुका है, इंडिया गवर्नमेंट से पहले भी हो चुका है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बात आ जाती है जिस तरीके से आज के टाइम पर इंडिया की टेक्नोलॉजी जो है इंपॉर्टेंट है उसकी सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए, साथ के साथ बीजिंग का जो है अटैक होना, ठीक है। ऑल्दो ये चीज़ जो है वॉशिंगटन के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट है कि चाइना का एक बढ़ता अपना दबदबा, इंडिया को बढ़ावा देना वॉशिंगटन की एक मजबूरी भी समझ लो, ठीक है। क्योंकि आपको एशिया के अंदर में इंडिया का सपोर्ट मिलना, दैट मीन्स चाइना पे कंट्रोल रखना, एक नज़र रखना, है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोनों के लिए। और इसके साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट की वजह से यूएस के साथ साथ इंडिया और भी कंट्रीज़ के साथ इंगेजमेंट रखता है। ऐसा नहीं है सिर्फ यूएसए, जैसे कि फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, यूरोपियन यूनियन है, इनके साथ भी हम इंगेजमेंट रखते हैं, ठीक है। राफेल वाला केस तो आपको पता होगा, फ्रांस के साथ सबसे बड़ा, है ना। इसके साथ साथ जो है अगर आप बात करोगे, अगर 1950 बैक द ईयर जाओगे, तो जब हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जब जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उस समय भी जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या करा, एडवांस टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा एक मॉडर्नाइजेशन का की सेट किया। कैसे? होमी बाबा जहांगीर के साथ मिलकर इन्होंने यूएस और वेस्टर्न के साथ जो पावरफुल थे उनके साथ फाउंडेशन रखाई इंडिया में न्यूक्लियर एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज़ के लिए, ठीक है। तो उस समय से ही जो है, और यूएसए ने इंडिया को ग्रीन रेवोल्यूशन में एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन में भी बहुत बड़ा एक सपोर्ट दिया, ठीक है। क्योंकि जो मेन लीडर थे, जो मेन प्रोफेसर थे, आप मुझे बताइए कि ग्रीन रेवोल्यूशन में कौन से वो एक पर्सनालिटी थी जो मेनली हाई हील्ड वैरायटीज़ यूएसए से लेके आए थे, उनका नाम बहुत फेमस है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। तो उनके हेल्प से हमने जो है ग्रीन रेवोल्यूशन को भी शुरू किया। दैट मीन्स यहाँ राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि जब इंडियन टेक्नोलॉजी का टाइम पीरियड 1 चल रहा था, ठीक है, फर्स्ट फेज़ में था, तो यूएसए के साथ हमारा रिलेशन काफ़ी अच्छा था, ठीक है। तो वहाँ पर जो है, इवन अगर आप बात करोगे कम्युनिस्ट ऑफ चाइना जो है, उनके कंपैरेटिवली हमारा जो जियो पॉलिटिक्स है मोमेंट उस समय काफ़ी अच्छा था, ठीक है। यूएस के साथ काफ़ी अच्छी चल रही थी और ये 1970 तक चलती रही। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 1970 में ना हमारा इंडिया का जो इकोनॉमिक है, ठीक है, वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, है ना। यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से थोड़ा मार्जिनलाइज सेक्शन की तरफ शिफ्ट हुआ और 1974 से ये थोड़ा नॉन प्रोलिफिकेशन की तरफ शिफ्ट हुआ। मेनली हमारा शिफ्ट अगर आप बात करोगे तो मॉस्को की तरफ शिफ्ट हुआ। दैट मीन्स 1970 के बाद हमारा रिलेशन इंडिया यूएस के कंपैरेटिवली, ठीक है, इंडिया यूएसए के कंपैरेटिवली इंडिया रशिया की तरफ से शिफ्ट हो गया, ठीक है। और आपको भी पता है कि देखिए यूएसए और रशिया का जो है एक अलग ही कॉम्पिटिशन, एक पावरफुल कॉम्पिटिशन रहता ही रहता है स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे आपको जो यूएसए से डायरेक्ट जो बेनिफिट मिल रहा था पिछले 1950 से लेकर 1970 तक, ठीक है, वो चीज़ उतनी नहीं मिल रही थी जितनी रशिया के साथ थी आपकी, ठीक है। और ऊपर से क्या हुआ कि उस समय जो है राइटर बता रहे हैं कि उस समय इंडिया में जो टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का बेसमेंट लगा लिया था, तो उस समय इंडिया के द्वारा जो भी डेवलपमेंट हो रहे थे, आईटी साइंटिस्ट वगैरह जो भी पढ़ रहे थे 80s में 1990s में, तो वो क्या है, उनके पास जॉब नहीं थी। तो उस समय क्या हो रहा था, लोगों का ब्रेन ड्रेन हो रहा था। दैट मीन्स लोग इंडिया छोड़कर जो है बाहर जा रहे थे जॉब्स के लिए या आईटी एजुकेशंस के लिए, स्पेसिफिकली सर्विसेज के लिए, जॉब के लिए, ठीक है। तो ये दौर शुरू हुआ 1970 से और इस चीज़ को धीरे धीरे जो है इसको और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने का काम किसने किया, लेटर ऑन इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने 1980s में इन्होंने क्या किया, वापस से जो पहले फेज़ में हमने इंडिया यूएस के साथ रिलेशन को रखा उसको वापस बैक किया इन्होंने। दैट मीन्स जो यूएसए और इंडिया के साथ जो रिलेशन था उस चीज़ को वापस ट्रैक पे लेके आए, ठीक है। स्पेसिफिकली राजीव गांधी के टाइम पर ये चीज़ देखा गया और इन्होंने यूएस कंट्रीज़ के साथ मिलकर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ पे, पॉलिटिकल एनर्जी में जो है मेनली टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन को फोकस किया, जिस तरीके से हमारी अभी इंडिया की गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। धीरे धीरे जो है, लेकिन फिर वापस से क्या हुआ, सेकंड फेज में बहुत मुश्किल से हमने जो है अपने और भी कंस्ट्रेन जो हमने रखा, यानी 1970 के बाद से जो चैलेंजेस थे उसके बाद वापस हमने 1980s में इसको ठीक किया। लेकिन 1998 में क्या हुआ, जैसे ही इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया,
है ना। तो उस समय क्या हुआ, यूएसए को जैसे ये मामला पता चला कि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, तो भैया इसके ऊपर इंडिया के ऊपर इसने क्या कर दिया, एडिशनल सैंक्शंस लगा दिए। क्योंकि ये वो दौर था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका था, कोल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, एंडम समरी के टाइम पे था कोल्ड वॉर। तो यहाँ पे ये था कि अब जो नेशन है, कोई भी डेवलप्ड नेशन या डेवलपिंग नेशन जो है न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो और उससे पहले आपका पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था, तो इंडिया के लिए न्यूक्लियर टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इंडिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत स्मार्टली न्यूक्लियर टेस्ट किया था, बिना मतलब एक तिनका या एक भाव तक नहीं हुआ, भार एक शक तक नहीं पहुंचा। तो जैसे यूएस को पता चला तो ये बहुत बौखला गया और इन्होंने क्या करा, एडिशनल सैंक्शंस लगा दिए थे इंडिया के ऊपर। तो मतलब आप समझ रहे हो, जो रिश्ता धीरे धीरे पास आ रहा था एक डेकेड के बाद, फिर वापस से वो रिश्ता पीछे हट गया, ठीक है। इस सैंक्शन की वजह से थोड़ा और मामला गड़बड़ा गया। उसके बाद वापस से ट्रैक पे ये 2005 में आया, जब इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर इनिशिएटिव के लिए जो है अटल वाजपेयी जी के गवर्नमेंट के टाइम पे बात को आगे बढ़ाई गई, साइंटिफिक ब्यूरोक्रेसी पे फोकस किया गया। और सेम उसी तरीके से जो है 2014 में जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, तब से हमने यूएस के साथ न्यूक्लियर टेस्ट में जो हमने रिलेशन को खोया, ठीक है, उस चीज़ को हमने वापस टेक्नोलॉजी के फॉर्म में, जिस तरीके से हमारा फर्स्ट फेज था टेक्नोलॉजी का यूएस के साथ ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे, वो चीज़ हमने वापस लाने की कोशिश करी है। और यहाँ पे जैसे एआई है, सेमीकंडक्टर है, सेकंड टर्म पे यहाँ पे फोकस करना था, उस चीज़ को हमने यहाँ फोकस करना शुरू कर दिया है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे देखिए, ऑल्दो यहाँ पे यूएस के साथ साथ में यूएस को चाइना के द्वारा, चाहे जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे या बराक ओबामा थे, डोनाल्ड ट्रंप थे, बाइडेन है, उन्हें भी ये चीज़ पता चल रहा है कि जिस तरीके से चाइना बढ़ता जा रहा है एशिया के अंडर में, ओवरऑल ग्लोबल में भी वो डोमिनेंस दिखा रहा है, तो वहाँ पे डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया के साथ पार्टनरशिप रखना बेनिफिशियल रहेगा हमेशा वेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी उन्हें समझ में आ रही है और इसी चीज़ को इन्होंने ध्यान में रखते हुए अभी रिसेंटली जो है इंडिया के साथ भी क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET का भी जो है इन्होंने अभी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है इंडिया के साथ, जिसमें इन्होंने ये बात करी कि सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से टेक्नोलॉजीज़ को शेयर किया जाएगा इंडिया और यूएसए के बीच में, ठीक है। ये है ICT। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि धीरे धीरे हमारे मोदी जी के जो अभी रिसेंटली जून में भी जो विजिट था, उसने भी स्ट्रैटेजिक और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को बढ़ाया, ठीक है। और अब जो है इस तरीके से इंडिया और यूएस के बीच में जियोपॉलिटिकल जो भी चाहे स्टेबलाइजिंग जो है काम हो रहा है एशिया बैलेंस को ध्यान में रखते हुए, चाहे कितने ही इशू हो, चाहे हमारे पास जैसे 1960s के टाइम पे क्या होता है कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी, इतना IT, जैसे बाबा जहांगीर के टाइम पे अगर आप देखोगे ना, तो हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत नहीं थी। जितने IITs आपके पास बने हैं ना, ये 1980s के बाद बने हैं, है ना। IIT रुड़की कुछ इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के IITs में ब्रांचेस, जो सब ब्रांचेस है वो बहुत लेटर ऑन बड़े हैं, बहुत मेजर थे, कुछ थे, और उसमें भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो इसलिए लोग बहुत बड़े साइंटिस्ट, फेमस साइंटिस्ट हैं, वो बाहर चले जाते थे, बाहर से एजुकेशन ग्रास्प करके आते थे, है ना। तो यहाँ पे उस समय ब्रेन ड्रेन बहुत नॉर्मल था, है ना। तो यहाँ पे वो चीज़ अब उसके बाद अब जो है राइटर बता रहे हैं कि वो ब्रेन ड्रेन जो है अब ओवर र्यूड करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है में शिफ्ट हो गया है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जो है हम आपस में एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और आपको ये भी बता दें कि अभी IT सेक्टर में जो स्पेसिफिकली जो है अमेरिका में है, USA है, ठीक है, वहाँ पे इंडियंस का ही सबसे ज़्यादा दबदबा है। 50% IT सेक्टर में इंडियंस ही काम करते हैं वहाँ पे, है ना। तो बहुत बड़ा रोल है इंडियंस का, ठीक है। तो ये ओवरऑल आर्टिकल था। इसके अलावा लास्ट आर्टिकल एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, इसरो जो है अभी वीनस पे अपना मिशन लॉन्च करने की बात कर रहा है और यहाँ बात बोली है 2028 तक ये जो है लॉन्च हो जाएगा। ऑल्दो ये इंडिया का जो है सेकेंड इंटर प्लानिटरी मिशन है आफ्टर मार्स। इंटर प्लानिटरी यानी अपने प्लैनेट को छोड़ के दूसरे प्लैनेट के लिए। आपको पता है 2015-16 के आसपास हमने मार्स को सक्सेसफुली लॉन्च किया था, ठीक है। आई थिंक 13 में लॉन्च हुआ था ये, है ना। लेकिन उसको पहुँचने में ओवरऑल 2 साल लगे थे। 2015 तक जो है पूरा सक्सेसफुली लॉन्च हुआ उसका, ठीक है। और इसके बाद जो है, और यहाँ पे अब वीनस की बात हो रही है, तो वीनस में भी जो है सरफेस, एटमॉस्फेयर, आइनोस्फेयर ऑफ द प्लैनेट और इसके इंटरेक्शन विद द सन के बारे में स्टडी करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया जा रहा है। अब बात आ रही है कि भैया इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों भेजना है, क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि भैया यहाँ पे भेजने का सबसे बड़ा रीज़न है कि हम अर्थ और वीनस को हम ट्विन्स बोलते हैं। ये एक जैसे लगते हैं, सिमिलैरिटी है किस फॉर्म में, मास में, डेंसिटी में और साइज़ में। और यहाँ पे लिक्विड वाटर जो है पहले देखा गया है कि यहाँ पे लिक्विड था, ठीक है। और यहाँ पे जो है और भी साइंटिस्ट का मानना है कि काफ़ी हद तक वीनस जो है अर्थ की तरह सिमिलैरिटी रख सकता है। तो कुछ पॉइंट्स बताएं किस बेसिस पे। देखिए, यहाँ पे वीनस में एक तो एक्सट्रीमली सरफेस का जो टेम्परेचर है वो अराउंड 462 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, ठीक है, इवन हायर देन द मर्करी। और क्योंकि देखिए सबसे बड़ा रीज़न है ये सन के बहुत पास है। और यहाँ
पे ग्रीन हाउस गैस भी जो है बहुत ज़्यादा रन अवे हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे वाटर प्रेजेंट का भी माना गया, ऑल्दो यहाँ पे सन के पास होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इवेपोरेशन बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। और ऊपर से यहाँ थोड़ा बहुत भी अगर वाटर पार्टिकल्स हैं तो यहाँ पे वाटर क्या करता है, वाटर वेपर आपको पता है कि वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस का काम करता है, तो हीट को ट्रैप रखता है। दैट्स वाई इट्स सो हीट सो हॉटेबल, 462 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करता है। इसके अलावा सेकंड फैक्टर है यहाँ पे सिमिलैरिटी है इंपॉर्टेंट, कि वीनस इज मच हायर देन द अर्थ, इट ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रेशर फेल्ट अंडरनेथ द ओशन ऑन द अर्थ। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वीनस का जो एटमॉस्फेयर है नियरली 93 टाइम्स थिकर देन अर्थ है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे हीट और इंटेंस प्रेशर जो है मीन है दैट नो वीनस लैंडर हैज़ सर्वाइव्ड ऑन द प्लैनेट फॉर द मोर देन अ कपल ऑफ आवर्स। यानी कि अगर आप कोई भी व्हीकल, कोई भी जो है लैंडर अगर लैंड करोगे वहाँ पे, तो वहाँ पे एक तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ऊपर से हीट भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा देर तक आप वहाँ पे नहीं रुक सकते, ठीक है। तो इस चीज़ को भी जो है एड्रेस करना है। इसके अलावा यहाँ पे 96.5% जो है डेंसिटी एटमॉस्फेयर जो है मेनली कार्बन डाइऑक्साइड से बनी है, और नाइट्रोजन यहाँ अराउंड 3% के आसपास है। इसके अलावा यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर वेपर, एरोगन, हेलियम, ये सारी गैसेस भी मिलती हैं। तो ये सारा एक पूरा क्लब बना हुआ है। और इसके साथ जो है इसमें इसके जो एटमॉस्फेयर है इसमें कंटेन करता है सल्फ़र एसिड, और यहाँ पे अनकॉमन है ऑल्दो एसिड रेन जो है, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ फैक्टर जो है, वीनस रोटेट्स एवरी स्लोली ऑन द एक्सिस एज कम्पेयर्ड ऑन अर्थ, ठीक है। वन रोटेशन ऑफ वीनस लास्ट अराउंड 243 डेज, ठीक है। देखिए इस पे यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ सका है, वीनस पे तो नहीं, लेकिन सबसे लास्ट जो है सबसे बहुत स्लो रोटेट कौन करता है टूवर्ड्स द सन, ठीक है। इसके लिए मैं सबसे अच्छा बता रही हूँ, आप क्लास 6 क्लास की एनसीईआरटी देखना, क्लास ज्योग्राफी की है, ठीक है। एक तो क्लास 6 लेना और क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी होगी, इन दोनों में स्टार्टिंग का चैप्टर है, इसका दूसरा चैप्टर है 6 क्लास का, आई थिंक पहला या दूसरा है, और 11th क्लास का भी पहला चैप्टर है। आप उन दोनों को क्लब करके उसमें जो जो फैक्ट्स आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं ना, उन सबको आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और आप पीवाईक्यू में जो आए हुए हैं क्वेश्चन, उसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, उतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो और इसके अलावा, ठीक है, अब बात आ जाती है कि ये वीनस का मिशन थोड़ा सा इसरो के मिशरों से, जो भी इसरो बाकी मिशन लॉन्च करता है उससे ये थोड़ा सा अलग है। पता क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक तो ऑलरेडी इसका जो एटमॉस्फेयर है थोड़ा प्रेशर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे टेम्परेचर जो है 243 के सराउंडिंग के आसपास है। यहाँ पे 96% जो है यहाँ पे नाइट्रोजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा कम है यहाँ पे, तो CO2 सॉरी 96.5, यानी यहाँ पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होगा, और यहाँ पे लैंडिंग भी करना है, तो यहाँ पे और सन के पास भी बहुत ज़्यादा है ये। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इसको जो भी सैटेलाइट लॉन्च होगा ना यहाँ पे, वो एरो ब्रेकिंग होगा। दैट मीन्स ऐसा होता है कि जैसे आपका अर्थ है, यहाँ से आपने रॉकेट छोड़ा, उसके बाद आप मान लीजिए यहाँ पे जाके आपका नॉर्मल प्लैनेट है, जैसे यहाँ पे मार्स था, तो यहाँ से मार्स जाना है, तो मार्स के पहले ऑर्बिटर पे आपको सैटेलाइट को भेजना है, ठीक है। और मार्स कब अर्थ के पास आएगा, वो भी एक टाइम पीरियड होता है, उसी के पास उस टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए इसके ऑर्बिट पे घुमाते हैं, है ना। और ये जो है वीनस आगे है, तो अब अर्थ से वीनस को भेजते टाइम यहाँ पे एक तो ये रोटेशन भी बहुत धीरे धीरे लगाता है कि अर्थ वीनस के पास कब आएगा, यानी इसका जो डिस्टेंस है वो किस डेट पे पास में होगा, ये भी देखना होगा। ऊपर से यहाँ पे फ्यूल को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि एक तो यहाँ पे ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसका एटमॉस्फेयर बहुत अलग है अर्थ से, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे भेजने वाला, क्योंकि क्या होता है कि आपके अर्थ में कोई भी मिशन भेजना और एक इंटर प्लैनेट में भेजना बहुत फ़र्क है। अभी तक हम मार्स में भेज चुके हैं, इसके अलावा हमने इंटर प्लैनेट में नहीं भेजा, हमने अपने सैटेलाइट मून में ज़रूर भेजा है, समझ रहे हो आप। तो वीनस में भेजना थोड़ा अलग है, इसका एटमॉस्फेयर भी बहुत अलग है एज़ कम्पेयर आवर प्लैनेट और एज़ कम्पेयर मार्स के। तो इसलिए थोड़ा सा इस पे जो है स्पेस क्राफ्ट को थोड़ा डाउन करते करते यहाँ पे किलोमीटर को बाइफरकेट करते करते यहाँ पे जो है, जैसे ये अगर वीनस है तो इस ऑर्बिट से थोड़ा धीरे धीरे जो है इसको नीचे डाउन करके यहाँ पे इसके सरफेस पर लैंड करवाया जाएगा। इस वजह से ये थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम नियरली 6 महीने लगेंगे इसको जो है रीच होने में, ठीक है। थोड़ा सा स्लो है ये काम। तो
इसके साथ अभी देखिए ऐसा नहीं है कि इंडिया पहला कंट्री है, इसके अलावा यूएसएसआर, जापान, यूएसए, यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी यहाँ पे सैटेलाइट भेज चुके हैं, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे यूएस ने प्लान किया 2029 में भी दा विंची और वेरिटेंस 2031 में भेजने के लिए, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है यहाँ पे 2030 को भेजेगी, प्लान द एनविजन मिशन फॉर 2030। तो आप याद रखिएगा, देखिए इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कह देगा कि इंडिया का दा विंची जो है या फिर वेरिटास जो मिशन है वो जाने वाला वीनस का, तो गलत हो जाएगा। वीनस का मिशन का नाम ऑल्दो नहीं बताया अभी तो इसरो ने, सिर्फ वीनस मिशन ही बोला है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आर्टिकल था, तो ठीक है, ये डिस्कशन है हमारा। तो आप बताइएगा क्या कैसे करना है आगे, क्या सजेशन आप देना चाहते हो कि ऑल्दो हिंदू का आज मुझे ऐसा कुछ खास आर्टिकल दिखा नहीं, मोस्टली पॉलिटिकली था, ठीक है। और मुझे सजेस्ट करिए कमेंट में कि जो स्टार्टिंग का रीकैप था वो ठीक है क्या, या रहने दें, या फिर आप अपने से कर लोगे, प्लीज़ सजेस्ट बताइए, सजेशन दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू।